सभी मित्रों को नमस्कार। मैं हनुमान सिंह व्याख्याता हिंदी एक नया टॉपिक वाक्य विचार लेकर के आया हूँ जो कक्षा 10 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम बच्चों के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ कुछ वर्ण दिए गए हैं। देखिए एक तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। एक तो स्वर और एक व्यंजन, इन दोनों का जो सम्मिलित रूप होता है, स्वर और व्यंजन इन दोनों का सम्मिलित जो रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ये बात तो आपको ध्यान में होगी। तो ऐसे ही ये टॉपिक जो वर्ण विचार में आपको पूरा करवाऊंगा, मैं स्वर व्यंजन सब इसके भेद उपभेद सब करवाऊंगा, लेकिन यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो केवल मैंने बताया है आपको भी वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों सम्मिलित होते हैं। स्वर ए से लेकर के औ तक होते हैं और व्यंजन है वो कै से लेकर के ज्ञ तक होते हैं, वो आपको पता ही होगा। तो देखिए यहाँ ये कुछ वर्ण दिए गए हैं। पे, इसके नीचे हलंत है, इसका मतलब है ये आधा है। पे आ द प अगर मैं आपको ये पूछूं कि ये सब क्या है तो आप बताएंगे कि इसमें स्वर भी है और व्यंजन भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब क्या है? ये सब वर्ण है। ये सब क्या है? वर्ण है। अब मैं इन सभी वर्णों को आपस में मिलाने के लिए जा रहा हूँ। देखिए पे आधा है, इसमें आ जुड़ेगा। पे आधा है, इसमें ए जुड़ा तो पे पूरा। ए बचा एक मात्रा हुई तो यहाँ शब्द क्या बन ये पूरा वर्ण क्या बन गया? पा बन गया। दे आधा, इसमें स्वर हम ए जोड़ेंगे, दे पूरा हो जाएगा। पे आधा है, इसमें हम ए जोड़ेंगे तो पे पूरा हो जाएगा। ये क्या बन गया? पादप। यानी इन सब को मैंने जोड़ दिया है। जोड़ने से क्या बनाया? पादप। इसको अगर हम कहना चाहें तो व्याकरण के अनुसार इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम शब्द कहते हैं। अब देखिए शब्द ये भी सार्थक होना चाहिए। अगर सार्थक है तो शब्द कहलाएगा, अन्यथा शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे मैं आपसे ये कह दूं ये और ये, अगर इसको जोड़ूं, क्या ये शब्द है? क्या ये शब्द नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं है। शब्द जो होगा उसका अपना अर्थ होगा। तो आप ये जानना चाहेंगे कि यहाँ ये जो पादप दिया गया है इसका भी तो अपना कोई अर्थ होना चाहिए। बिल्कुल इसका अर्थ है पाद्य, पाद्य प्लस पे। इस पाद्य, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है पैरों से। इसका अर्थ होता है पैरों से। और पे का अर्थ होता है पीने वाला, पीने वाला। यानी जो पैरों से पीता है उसको हम क्या कहते हैं? पादप कहते हैं। पादप छोटे पौधे होते हैं जो जड़ के द्वारा पानी आदि को ग्रहण करते हैं, इसलिए उनको पादप कहते हैं। अब देखिए यहाँ एक शब्द हुआ पादप। यहाँ हरे, यहाँ भरे और यहाँ है, ये होना क्रिया हो गई। तो ये देखिए अलग अलग प्रकार के शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं, लेकिन उसको हमने व्यवस्थित क्रम में रख दिया। उन शब्दों को हमने व्यवस्थित क्रम में रख दिया, इसलिए ये जो पूरे शब्दों का ये व्यवस्थित और सार्थक जो समूह है ये क्या कहलाएगा? ये फिर वाक्य कहलाएगा। देखिए ये बात मैंने यहाँ लिखी भी है। शब्दों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अब शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह कैसे? प्रत्येक भाषा की अपनी एक क्रम व्यवस्था होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक निश्चित क्रम व्यवस्था होती है। उन क्रम व्यवस्था के अनुसार रखे गए सार्थक शब्दों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। हिंदी भाषा में सामान्यतः इस क्रम व्यवस्था को अपनाया गया है।
कि जो भी वाक्य होगा, वाक्य में सबसे पहले क्या होगा, कर्ता होगा, उसके बाद में कर्म होगा, उसके बाद में क्रिया होगी। अगर इस रूप में अगर कोई वाक्य लिखा गया हो और हिंदी भाषा की दृष्टि से पूछे तो ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध माना जाता है। अगर हम कर्म को पहले लिखें, कर्ता को बाद में लिखें या क्रिया को बाद में लिखें तो ये वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। सबसे पहले कर्ता होगा। हाँ, कई बार ये समस्याएं आती हैं कि कई वाक्यों में कर्ता छिपा हुआ रहता है और संपूर्ण जो प्रभाव है वो कर्म के अनुरूप वाक्य का होता है, तो वहाँ पर जो वाक्य होगा वो कर्म के अनुसार चलेगा, वो वाक्य अशुद्ध नहीं होगा क्योंकि उसमें कर्ता हमेशा छिपा हुआ रहता है। और कर्ता इसमें अगर हम जोड़ भी सकते हैं, वाक्य में जो वाक्य दिया गया है उसके अंदर हम कर्ता जोड़ भी दे सकते हैं। जैसे एक उदाहरण दे करके आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ। ये वाक्य दिया गया, लड्डू खा लिए गए, लड्डू खा लिए गए। अब देखिए इसमें ये तो क्रिया हुई और ये कर्म हुआ, ये तो कर्म है और ये क्रिया है। अब आप कहेंगे इसमें कर्ता नहीं है तो ये वाक्य अशुद्ध होगा क्या? नहीं, ये वाक्य शुद्ध होगा। क्यों? इसमें मैं कर्ता जोड़ सकता हूँ। देखिए किसी भी वाक्य में हमें कर्म का पता करने के लिए उस वाक्य से हमें क्या से प्रश्न करना होता है। अगर क्या के रूप में उसका कोई काल्पनिक उत्तर प्राप्त होता है तो क्रिया सकर्मक होती है और उसमें कर्म मौजूद होता है। और अगर क्या के रूप में अगर काल्पनिक उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो क्रिया अकर्मक होती है और उसमें कर्म नहीं होता है। तो देखिए क्या खा लिए गए? लड्डू खा लिए। किसने? अगर इस वाक्य में ये जोड़ दिया मैंने, ये यहाँ देखो, बच्चों द्वारा लड्डू खा लिए गए। अब इस वाक्य का कर्ता कौन है? बच्चा है, बच्चों है, बहुवचन में है। ये वाक्य यहाँ बहुवचन कर दें आप। तो इसी तरह से जब देखिए इसके नीचे एक वाक्य दिया गया है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम ये इस वाक्य का कर्ता है, पुस्तक इस वाक्य का कर्म है और पढ़ता है ये क्रिया है। ये शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह है, इसलिए इसको हम एक वाक्य कह सकते हैं। उसी अनुरूप देखिए, वह पत्र लिखेगा, वह इस वाक्य का कर्ता है, पत्र इस वाक्य का कर्म है और लिखेगा ये क्रिया हुई। तो कर्ता, कर्म और क्रिया इस रूप लिखा गया ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध माना जाएगा। यहाँ देखिए, बच्चे इस वाक्य का कर्ता है, क्रिकेट खेल रहे हैं, खेलना, रहना, होना ये क्रियाएं हैं और क्रिकेट इस वाक्य का क्या है? कर्म है। तो कर्ता, कर्म और क्रिया इस अनुरूप लिखा गया वाक्य हिंदी में शुद्ध माना जाता है। अब हम बात करते हैं वाक्य के अंगों की। वाक्य के अंग या हम कह देते हैं अवयव, या हम इसको कह सकते हैं भाग, हम कह सकते हैं अंश, हम कह सकते हैं हिस्सा। ये वाक्य के अंग या अवयव कितने होते हैं? वाक्य के अंग या अवयव दो होते हैं। एक तो होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। वाक्य में एक तो उद्देश्य होगा और एक क्या होगा? विधेय होगा। अब किसको तो हम उद्देश्य कहेंगे और किसको हम विधेय कहेंगे। यहाँ पर एक वाक्य आपके सामने दिया गया है, राम पढ़ता है। यह राम करता है और ये पढ़ता है, ये क्रिया है। एक बात आपको बता दें कि वाक्य का जो वास्तविक कर्ता होता है वो ही वाक्य का उद्देश्य होता है। वाक्य का वास्तविक कर्ता उस वाक्य का उद्देश्य होता है और वाक्य की जो वास्तविक क्रियाएं हैं, क्रिया है, वो क्या होती है? विधेय होती हैं। तो इस वाक्य में एक उद्देश्य है, एक विधेय है। अच्छा, एक बात आपको और बता दें, प्रत्येक वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। प्रत्येक वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है।